नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। जी हां, एक बार फिर बात होगी खेल की, बात होगी क्रिकेट की। वो खेल जो कि हमारे देश में किसी धर्म से कम नहीं, और 144 साल में पहली बार ऐसा होगा कि इस 22 यार्ड का विश्व विजेता कौन है, वो विराट टीम, वो विराट देश कौन है जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। टेस्ट क्रिकेट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक विश्व विजेता, एक वर्ल्ड चैंपियन कभी घोषित हुआ हो। यह पहली बार है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी और इस फाइनल में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। विराट कोहली और उनके जाबाज बनाम केन विलियमसन और उनकी कीवी टीम। किसके हाथ लगेगी ट्रॉफी? रोज बोल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा ये खेल। कल से शुरू होगा फाइनल और भारतीय समय के हिसाब से 3:30 बजे से पहली बॉल डाली जाएगी। हमारे साथ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़ेंगे, हमने तो शुरू कर दिया एक दिन पहले ही, तो हमारे साथ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़ेंगे हमारे साथ किरण मोरे, आरपी सिंह। लेकिन आज जब हम शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे, तब हम श्री गणेश करेंगे इस खेल के गुरु, इस खेल के महानायक, इस खेल के भगवान सचिन तेंदुलकर से, जिन्होंने की हमसे एक बहुत खास बातचीत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या होना चाहिए भारत का रवैया, कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, मेंटली फोकस कर पाएगी टीम, क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन, टॉस जीते तो क्या करे पहले, इस सब के जवाब हैं सचिन तेंदुलकर के पास। आइए आपको दिखाते हैं वो खास बातचीत। सचिन ने मेरे से बात की आपसे बस थोड़ी देर पहले। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास शख्स। अगर भारत में क्रिकेट एक धर्म है तो ये उस धर्म के गुरु ही नहीं है, उस धर्म के भगवान माने जाते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हम आज सचिन तेंदुलकर से बात कर पा रहे हैं। सचिन, सबसे पहले तो भारत वहाँ साउथहैम्पटन में तैयारी कर रहा है और आप यहाँ लग रहा है कि मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर हैं आप? मैं हूँ यहाँ पे नई मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम, जहाँ पे हमारी एकेडमी है, तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश चल रही है, मगर बच्चों ने खेलना रोका है। मैं भी यही करता था जब मैं छोटा था। तो ये एक पैशन है और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि बच्चे क्या सोच रहे हैं फिलहाल, क्योंकि कोविड के समय थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे और हम सभी को वो रेगुलेशंस पालने बहुत ज़रूरी है। मगर जब रेगुलेशन सारे चेंज हो जाते हैं तो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, और जितनी जल्दी बल्ला पकड़े, गेंद पकड़े और मैदान में उतरे उतना अच्छा है, क्योंकि खेल कूद बहुत जरूरी है सचिन। लेकिन अब अगर क्रिकेट की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, 144 साल बाद टेस्ट क्रिकेट के शिखर की लड़ाई है, टेस्ट क्रिकेट में चैंपियन बनने की लड़ाई है। आपको लगता है कि काश मैं भी वहां होता? अगर 25 साल बाद मुझे और एक सवाल पूछोगे तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं काश मैं वहाँ होता था, क्योंकि गेम में चेंजेस आते रहेंगे, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। जैसे कि T20 वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था ऑलमोस्ट एक 15 साल पहले, और आगे भी अभी T10 आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो दुनिया में अलग अलग फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पर मैं आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ, क्योंकि जो खेलना मेरे लिए हमेशा दिल से था, और मेरे लिए वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। तो वो चाहे मेरी जो भी उम्र रहे, आप मैं ही क्यों, किसी और भी एथलीट को आप पूछो कि आप पसंद करोगे, तो दिल से आंसर वही रहेगा कि ये वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। नहीं, बट बहुत सही कहा आपने। लेकिन आपने कोविड की बात की। हम सब अब इस पैंडेमिक से उभर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए और तकलीफदेह है। आपने एक सीरीज खेली थी, रोड सेफ्टी सीरीज, तब आपको समझ में आया होगा कि बायो बबल की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। अब ये जो टीम है अब वहां गई है एक बायो बबल में, और फिर उसके बाद बिना प्रैक्टिस मैच के या एक वार्म अप सीरीज के एक शिखर की लड़ाई लड़ने वाली है न्यूजीलैंड से। कितना मुश्किल होगा ये, और कितना डिफिकल्ट होता है मेंटली? बायो बबल में रहना बहुत मुश्किल है। एक मेरे लिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मगर ये सारे प्लेयर्स, उनके लिए पिछले ऑलमोस्ट 15-16 महीने से बायो बबल में रह के ही टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। सारे फैमिली मेंबर्स से दूर रहना, अपने दोस्तों से दूर रहना, किसी से मिल नहीं पाना, ये मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अगर आपको ग्राउंड पे एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना है तो
बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ द फील्ड होती है, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, बाकियों के आई मीन बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताना, दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठ के गपशप करना, चाय पीना, ये सारी चीज़ें दे ऐड टू व्हाट यू डू ऑन द फील्ड। आप जब मेंटली रिलैक्स होते हो तो एक आपका प्रदर्शन एक अलग लेवल पे होता है। मगर ये चैलेंजेस ऐसे हैं जैसे जो सारी दुनिया फेस कर रही है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट फॉर्मूला रहे वो हम इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले हैं मुझे पता है, मगर कभी कभी मेंटली भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट, ग्राउंड पे जाके कुछ गेंदों का सामना करना, अगर बॉलर अच्छा स्पेल डाल रहा है तो वो स्पेल कैसे खेल के निकालना है, ये सारी चीज़ें। सो मैं कहूँगा कि एक जो मेंटल जो एक प्लानिंग होती है और जो एक फिजिकल जो एग्जीक्यूशन होता है जाके, जब बॉडी जो आपका दिमाग कह रहा है वो सुनने लगती है और उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इसीलिए हम प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। वो प्रैक्टिस मैचेस हो नहीं पाए हैं जितने चाहिए उतने, मगर जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था हमारे लिए वो बीसीसीआई ने ऑप्शन प्लेयरों के सामने रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा प्लेयरों को कि पीछे के स्टेप्स भूल जाए, आगे के स्टेप्स पे ध्यान रखें, क्योंकि सारी दुनिया का ध्यान आगे वाले स्टेप्स पे है। 18 तारीख, आई मीन लिटरली, आई मीन इट्स राउंड द कॉर्नर, और ये कल से जो अगले 5 दिन क्या करेंगे प्लेयर्स, टीम क्या करेगी, दैट विल मैटर। जी, बहुत सही कहा आपने। पर बनस्पत इसके न्यूजीलैंड कम से कम 2 मैचेस वहां वार्म अप खेल चुका है, तो थोड़ी सी उसकी एक्लिमेटाइजेशन बेटर है। अगर आप एक मैन टू मैन कंपैरिजन करेंगे, तो सचिन आपको क्या लगता है कि भारत कहां पर स्ट्रांग है और न्यूजीलैंड कहां पर स्ट्रांग है? कहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है? मैं कहूँगा दोनों टीम इक्वली बैलेंस्ड है। बैटिंग देखी जाए तो मैं कहूँगा हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। बॉलिंग में दोनों टीमें है ना, चार चार बॉलर से खेलेगी या 5 बॉलर से खेलेगी। न्यूजीलैंड भी वैसे ही दिखता है कि एक स्पिनर खेलेगा शायद और 4 सीमर खेलेगा। हमारा कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे फील होता है, मैं नॉर्मली उस उस उन सारी चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन, मगर ऐसे दिखता है कि हमारे 2 स्पिनर्स भी बैटिंग कर सकते हैं, या चौथा सीमर भी अगर खिलाएंगे तो उसने भी क्रूशल रन्स बनाए हुए ऑस्ट्रेलिया में जब हम जीते तब। तो जो भी कॉम्बिनेशन जो टीम मैनेजमेंट और की डिसाइड करे वो, मगर एक्लेमेटाइजेशन की जो आपने बात की उसमें मैं कहूँगा कि शायद न्यूजीलैंड हमारे आगे है वहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही वेदर होता है, ऐसे ही कंडीशंस होती है। उसी वजह से मैं कहूँगा ये नहीं कि न्यूजीलैंड यहाँ आके 2 टेस्ट मैच खेलिए, मगर न्यूजीलैंड अगर आप देखो तो वहाँ पे कंडीशंस ऐसे ही होते हैं इंग्लैंड जैसे। यही मैच अगर कहीं यूएई में होता तो मैं कहता कि भारत को वो एडवांटेज है, इन स्पाइट ऑफ न्यूजीलैंड स्पेंडिंग, अगर वो 2 टेस्ट मैचेस पहले जाके यूएई में भी खेल लेते तो भी मैं ये कहता कि भारत एक्लेमेटाइज जल्दी हो जाएगा ये सारे कंडीशंस। तो फिलहाल वो एडवांटेज शायद न्यूजीलैंड के पास है। अजी, अगर अगर मैं आपसे पूछूं, रोज बॉल साउथहैम्पटन ड्यूक्स बॉल है, तो 15 मेंबर्स के स्क्वाड में आप किनको चुनेंगे? और थोड़ा सा जरा बताइए विस्तार से कि स्पिन की भूमिका, क्योंकि आपने स्पिनर्स की बात की, 2 स्पिनर्स की भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, मैंने ऐसे ही कैजुअली बात की, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा था कुछ भी, मगर एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में सब जगह यही डिस्कशन हो रहा है कि स्पिनर्स को उतना असिस्टेंस नहीं मिलेगा विकेट से, जैसे कि हमारे यहाँ होम कंडीशंस में होता है। मगर यहाँ पे इन दी एयर उतनी हेल्प होती नहीं है, ड्रिफ्ट होती है थोड़ा बहुत, यू कैन गेट द बॉल टू गो अवे, या कभी कभी बिल्कुल बैट्समैन की तरफ आप बॉल डाल सकते हो हवा में। मगर इंग्लिश कंडीशंस में अगर ऑफ द पिच हेल्प नहीं मिल रही है तो इन दी एयर ज्यादा हेल्प होती है इंडियन कंडीशन से। और क्वालिटी स्पिनर अगर गेंदबाजी कर रहा है तो वो यही सोचेगा कि इन दी एयर क्या, कौन सी चीजें मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तो अगर ड्यूक बॉल को अच्छी तरह से मेंटेन किया हो, एक तरफ अच्छी शाइन हो, तो स्पिनर इन दी एयर भी डिसीव कर सकता है बैट्समैन को। ये जरूरी नहीं है कि अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है
तो ऑफ द पिच बॉल को टर्न करे और बाउंस करे और इनसाइड एज लेके शॉर्ट लेग पे ही आउट करे. देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस कि वो ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना जरूरी होता है और वो इंग्लिश कंडीशंस मौका देती है. क्योंकि अगर आप देखो तो हाँ मैं कहूँगा कि उतने सक्सेसफुल नहीं रहे कंपेयर टू इंडियन कंडीशंस में, मगर जो क्वालिटी स्पिनर्स है वो इंग्लैंड में भी जाके सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि वो दे हैव बीन एबल टू एक्सप्लॉइट दोस इन द एयर कंडीशंस, किस तरफ बॉल को ड्रिफ्ट करवाना है, एंड दैट अप्लाइज टू बोथ आवर स्पिनर्स. तो आपकी चॉइस क्या होगी प्लेइंग 11 की? विकेट ना मैंने देखी है ना आपने देखी है, हम मीलों दूर दोनों बैठे हैं. सिर्फ ये लूज कमेंट हो जाएगा अगर मैंने कहा कि okay, ये कॉम्बिनेशन, मगर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस मैं कहूँगा कि जहाँ पे 3 सीमर और 2 स्पिनर, क्योंकि 2 स्पिनर बैटिंग भी कर लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है जो क्रूशल रन्स होते हैं डाउन द ऑर्डर वो बना सकते हैं. मगर इवेंचुअली जो टूर पे जो मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करेंगे और उन्होंने ही डिसाइड करना चाहिए. हमारे सिर्फ ओपिनियंस हो सकते हैं यहाँ बैठ के, यू नो, दैट इज फाइन, क्योंकि पता नहीं कि आज अगर ग्राउंड्समैन डिसाइड करता है कि मैं पिच को वाटर करूंगा और कल सुबह पिच कुछ अलग ही दिखे, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि अपनी मैनेजमेंट जरूर पिच कंडीशंस को देख के और वेदर भी जो अगले 4-5 दिन कैसे रहेगा उसको देख के टीम डिसाइड. बहुत सही बात कही आपने, लेकिन ये एक वन ऑफ केस है, पहली बार सबके लिए है, नया एक्सपीरियंस है सबके लिए, क्योंकि एक ही टेस्ट है और इसमें जो जीता वो सिकंदर. अब लेकिन ऐसे केस में टॉस की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी सचिन, और क्या ये प्ले करेगा? टॉस की भूमिका तभी इम्पोर्टेंट हो जाएगी अगर पिच कुछ ज्यादा ही डैम्प हो या ज्यादा ही ड्राई हो, तब टॉस बिकम्स इम्पोर्टेंट. क्योंकि अगर ज्यादा ड्राई रहेगा तो ये साफ जाहिर है कि जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा. मगर ज्यादा डैम्प रहेगा और ओवरहेड कंडीशंस क्लाउडी रहेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि जो टॉस जीतेगा वो शायद बॉलिंग करना पसंद है. दो बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं जो टीम का नेतृत्व कर रहे हैं दोनों तरफ से, विराट कोहली और केन विलियमसन. कैप्टनसी लीडरशिप की भूमिका कितनी होगी और टीम की अहमियत कितनी होगी? कई बार कहा जाता है कैप्टन इज ओनली एज गुड एज द टीम, पर आप क्या सोचते हैं यहाँ पर क्या अहम होगा, खासकर इस पिनिकल फाइट? इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, और दोनों इंडिविजुअल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया और न्यूजीलैंड. वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर्स है टीम के. मगर क्रिकेट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, क्रिकेट इज अबाउट होल टीम. और जो आपने ही कहा कि ना सारी टीम अगर अच्छा प्रदर्शन दिखाती है तो ही टीम जीत सकती है. और ये हमने एक्सपीरियंस किया कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे कई सारे प्लेयर्स नहीं थे और विराट भी नहीं था वहाँ. ऑलमोस्ट 10 या 11 प्लेयरों को इंजरी हुई. मेरे पूरे करियर में मैंने ये कभी देखा नहीं. और वहाँ टीम ने बहुत बहुत ही अच्छा कमाल का प्रदर्शन दिखाया. ब्रिस्बेन की मैच जिस तरह से वो जीते, क्योंकि ब्रिस्बेन की मैच कई प्लेयर्स ऐसे थे जो हमारे रेगुलर प्लेइंग 11 में नहीं है. वो टूर पे गए थे एज नेट बॉलर्स और वो खेले हैं लास्ट टेस्ट मैच और वो उन्होंने प्रदर्शन बहुत अच्छा दिखाया और हम सीरीज जीते ऑस्ट्रेलिया. एंड कोइंसिडेंटली अगर आप देखो तो 4 दिन पहले या 5 दिन पहले न्यूजीलैंड भी टेस्ट मैच जीती है, सीरीज जीती है 22 साल बाद इंग्लैंड में, विदाउट केन विलियमसन, विदाउट साउदी, विदाउट जेमिसन, वॉटलिंग, ये काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं. विदाउट ऑल दोस प्लेयर्स न्यूजीलैंड भी जीती. तो दोनों टीम से मुझे यही पता लगता है कि ना अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो, you can still go out and play together as a team, because individuals रहेंगे, they will contribute और फिर वो बाजू हो जाते हैं, मगर टीम वहां पे हमेशा रहती है. तो अगर टीम एक स्ट्रॉन्ग यूनिट करके खेले तो रिजल्ट्स फॉलो करते हैं. बहुत सही कहा आपने सचिन, लेकिन इस मैच में कई लोग हमारी टीम में, हमारे स्क्वाड में ऐसे हैं जिनके शायद मन में ये चल रहा होगा कि शायद ये मेरा आखिरी टेस्ट मैच है. कई बार हमने देखा, आपने जब ब्रिस्बेन की बात की तो जज्बे की बात की, जो नेट पे बॉलर्स हैं उन्होंने आके मैच जिताया, क्योंकि उनमें एक जज्बा था कि भाई मुझे मौका मिला है तो मैं मौके पे चौका मारूं. ऐसे में आप टीम को क्या मैसेज देना चाहते?
मैं कहूँगा आखिरी टेस्ट मैच तभी सोचे जब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल है, WTC फाइनल, एंड ये आखिरी मैच सभी के लिए रहेगी, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो यही सोचना है, बाकी का तो एक लंबी सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स वेरी वेरी बिग गेम, और सारी दुनिया का फोकस इस गेम पे रहेगा, और बाद में इंग्लैंड के खिलाफ जो हम खेल रहे हैं वो टेस्ट सीरीज पे रहेगा, मगर WTC फाइनल इज बिग गेम, और ध्यान इसी गेम पे रखें, और वो सारी चीज़ें बाकियों को डिस्कस करनी, तो आखिरी मैच है या अब तक वो टाइम आया है या नहीं आया है, व्हाटएवर, लेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिसाइड, वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। एक एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप क्या करते थे जब ऐसे बड़े मौके होते थे एज एन इंडिविजुअल? आप अपनी तैयारी कैसे करते थे? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? मुझे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे घर में एक अनरिटन रूल था, जो एक सिंपल फॉर्मूला था जो हम फॉलो करते आ रहे थे, मेरे भाई ने मुझे सिखाया था, अजीत ने, कि वी फॉरगेट अबाउट द लास्ट गेम, वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट गेम, लेट द होल वर्ल्ड टॉक अबाउट द लास्ट गेम। तो यही एक सिंपल फॉर्मूला मैं उन्हें बताऊंगा कि फॉरगेट अबाउट द लास्ट सीरीज, थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच, और उसकी प्रेपरेशन मुझे पता है कि जैसे चाहिए वैसे, ड्यू टू वेरियस चैलेंजेस पैंडेमिक के वजह से, हमें हमारे जो प्रेपरेशन होनी चाहिए वो थोड़ी लिमिटेड रही है, मगर ये ऐसा चैलेंज है जिसका हल सभी ने कोशिश की फाइंड आउट करने की, मगर जो फैसिलिटीज अब तक हमें प्रोवाइड की गई वो बेस्ट, और यही सोचना चाहिए कि हाउ बेस्ट कैन बी गो आउट इन। तो मैं सोचूंगा कि पहले मुझे मेंटली उस स्पेस में होना जरूरी है कि सीधा कुछ टाइम के बाद जाके मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच खेलना वो आसान चीज है, मगर ये प्लेयर्स आर केपेबल, ये पहली बार नहीं खेल रहे इंग्लैंड में, आइदर टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं या इंडिया ए के साथ उन्होंने टूर किया है इंग्लैंड, तो ये पहली बार नहीं होगा किसी प्लेयर के लिए कि वो वहां जाके खेल रहे हैं, उसे कंडीशंस बिल्कुल पता नहीं है। थिंक ऑल ऑफ देम हैव प्लेड, और मैं यही कहूंगा कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, क्योंकि एंजाइटी लेवल्स हाई होती है मैच शुरू होने तक, मगर जैसे मैच शुरू होता है तो योर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टेक ओवर, और क्रिकेट इज समथिंग कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं आपका दिमाग कहीं और चलने लगता है, और वो सही जगह पे आपका दिमाग रहे कि प्लानिंग कि ना दूसरे दिन क्या हो सकता है, तीसरे दिन क्या हो सकता है, चौथे और पांचवें, देन एवरीथिंग गेट्स टेकन केयर। कीप इट सिंपल एंड स्टे इन द मोमेंट बहुत कारगर सिद्ध होता है, और हर बड़े खिलाड़ी जो हैं, जो जो अपने स्किल पर एक लेवल पहुंच जाते हैं, तो वो ऐसे ही उस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। और आपने बहुत सही मैसेज दिया। आखिरी सवाल सचिन, एक पर्सनल, एक सोशल कॉज पर मुझे किसी ने बताया कि आपने हाल ही में रक्तदान किया है, और इसके पीछे की बात बताइए कि आपने ब्लड डोनेट किया, वो कॉज क्या था, और आप बहुत स्ट्रांगली उसको फील भी करते हैं। आ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, जहाँ वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, उनकी सर्जरी हुई, और काफ़ी बड़ी सर्जरी हुई, ब्लड लॉस भी हुआ, और हम सब पैनिक कर रहे थे कि ना हमें ब्लड मिल जाए, क्योंकि इतना ब्लड लॉस हुआ, और उस समय किसी अननोन पर्सन ने आके ब्लड डोनेट किया। मुझे पता नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा जो भी वो आदमी है, उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे मौके पे आप आए हो और ब्लड डोनेट किया है जिससे मेरे फैमिली मेम्बर की जान बची। तो इसीलिए 14 तारीख को मैं और मेरी सारी टीम हमने डिसाइड किया कि वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे पे हम ब्लड डोनेट करेंगे, और कोइंसिडेंटली हमने आर्टिकल भी पढ़े थे कि मुंबई में ब्लड बैंक्स में ब्लड बहुत कम है, और ये सिर्फ मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल मुंबई के बारे में था, मगर मेरा मैसेज यही रहेगा सभी को कि हमारे देश में कहाँ भी ब्लड बैंक्स में अगर ब्लड कम रहे तो ज़रूर जाके डोनेट कीजिए। पहले तो मैं कहूँगा कि ब्लड कम होना ही नहीं चाहिए, ये एक नोबल कॉज है ये, और ये मुश्किल चीज़ है
कि आप जाके डोनेट कर सकते हो ब्लड। डॉक्टर का एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मगर ये एक नोबल कॉज है। यहाँ पे अगर आप जाके किसी को मदद करोगे, तो मुझे और मेरी टीम को पता नहीं कि हमारा ब्लड किसको दिया जाएगा, मगर कोई एक नीडी आदमी रहेगा, उनको ये ब्लड दिया जाएगा और ये एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी को कि ब्लड डोनेट कीजिए। बहुत सही मैसेज है। और रक्तदान महादान इसीलिए कहा जाता है। हर 6 महीने में अगर आप एबल हैं, सक्षम हैं, तो आपको जाकर रक्तदान करना चाहिए। कोविड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार आप रिकवर कर गए तो उसके बाद 3 महीने की अवधि के बाद आप डोनेट कर सकते हैं। तो हर किसी को करने की जरूरत है। किसी की जान बच जाए, कहीं पर हम किसी के काम आ जाए, बहुत बड़ी बात है। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत मजा आया आपसे बात कर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सचिन तेंदुलकर का गुरु मंत्र यही है कि देखिए, ये जो जगह है ना कान के बीच में, यहाँ पर संतुलन बनाए रहना जरूरी है। यहाँ बैलेंस रहा तो मैच हमारी मुट्ठी में है। 144 साल के क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला, अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट मैच। सचिन तेंदुलकर की तरह पूरे भारत को भरोसा है कि विराट कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी भारत लेकर आएंगे, क्योंकि कोरोना से देश को जो दर्द मिला है, ये ट्रॉफी अब शायद जश्न का मौका दे सकती है। मुकाबला कल से शुरू है, लेकिन हमारी कवरेज तो आज से ही शुरू हो चुकी है। हर रोज इस शानदार सेट के साथ मैं आपके साथ रहूंगा और मेरे साथ होंगे क्रिकेट के 2 दिग्गज, किरण मोरे, देश के शानदार गेंदबाज और 2007 के T20 विश्व कप के विश्व विजेता टीम का हिस्सा रहे आरपी सिंह। आप दोनों को नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है कि क्रिकेट की बात आपके साथ करेंगे। किरण मोरे और आरपी सिंह, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, लेकिन हमारे साथ क्रिकेट के संवाददाता अमृत आनंद भी हैं, जो इस मैच से जुड़े कुछ वेरी दिलचस्प आंकड़े लेकर आपके सामने आएंगे। हेलीकॉप्टर से उतर के आएंगे या कहीं से आएंगे पता नहीं, लेकिन आएंगे ज़रूर। अमृत, और इंग्लैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता संजय सूरी, जो मैच का माहौल सीधा आपके सामने लेकर आएंगे। जो सूरत हाल है ग्राउंड पर, वहाँ से वो आपके लिए लाइव अपडेट्स लेकर आएंगे। अभी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मैदान पीछे तो हरा है संजय सूरी, लेकिन मौसम मस्ताना है कि दीवाना है, अनजाना है, ये पता करना पड़ेगा। वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप इस सबसे कि हम बातचीत करें और इनसे बात करें कि इनका अनुमान क्या है, ये क्या सोचते हैं फाइनल से पहले। हो सकता है आप में से बहुत लोग ये ना जानते हों कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी, कैसे भारत और न्यूजीलैंड इस शिखर की लड़ाई में यानी फाइनल में पहुंचे, क्या रास्ता था, क्या मैकेनिज्म था काउंटिंग का स्कोर्स का। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। 144 साल पहले दुनिया में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला गया था। करीब 1.5 शताब्दी बीत गई, लेकिन दुनिया को एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि लाल गेंद और सफेद जर्सी वाले क्रिकेट का बादशाह कौन है। लेकिन अब 144 साल की खामोशी खत्म होगी और सामने आएगा इतिहास में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट का पहला चैंपियन। विराट कोहली की टीम इंडिया या केन विलियमसन की टीम न्यूजीलैंड। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यह फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। अब सवाल ये कि सीधा फाइनल क्यों, बाकी टीमों का क्या हुआ, तो इसे भी समझ लीजिए। इस चैंपियनशिप का सिलसिला 2019 की एशेज सीरीज के साथ ही शुरू हो गया था। आईसीसी ने रैंकिंग की पहली 9 टीमों को इस चैंपियनशिप से जोड़ा था। ये 9 टीमें थीं भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये तय हुआ था कि हर टीम 2 साल में 6 टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 अपने घर में और 3 विदेशी जमीन पर सीरीज खेलना अनिवार्य किया गया। और 2 साल बाद यानी 2021 में जिन 2 टीमों के सबसे ज्यादा अंक होंगे उनके बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और ये 2 टीमें अब से कुछ देर बाद
टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में आमने सामने होंगी। जो मैच जीतेगा वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का पहला चैंपियन होगा। अगर मैच ड्रॉ हुआ या टाई हुआ तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है टेस्ट क्रिकेट के पहले वर्ल्ड कप का पहला फाइनल मुकाबला। कई लोगों का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट की डूबती नैया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रूपी खेवैया मिला, जिसने अब इस नैया को थोड़ा सा अब उबार दिया है। अब टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी जान फूंक दी है। किरण मोरे, बताइए, बीच में इस ग्रेडेशन सिस्टम को चेंज भी थोड़ा सा किया गया भारत का, और कई सारी टीमों को इससे थोड़ा नाराजगी भी थी, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया की उस सीरीज और उस प्रदर्शन की वजह से अब आगे आ गया, और अब ये न्यूजीलैंड बनाम भारत जो है साउथहैम्पटन में होगा। एक दिन पहले मैच के आप क्या सोच रहे हैं? देखो, बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि इंडिया खेल रही है फाइनल में। देखो, ये वर्ल्ड कप से भी बहुत बड़ी बात है। ये हर क्रिकेटर का एक ड्रीम होता है कि टेस्ट मैच खेलूं मैं, और टेस्ट मैच में जो नाम मिलता है ना, आप कहीं भी जाओ टेस्ट मैच प्लेयर को पहचानते हैं। आप वनडे खेल लो, T20 खेल लो, लोग भूल जाते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट में जो प्रदर्शन करते हो, और आज इंडियन टीम फाइनल में खेल रही है, तो बहुत खुशी की बात है। और आनंद, यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा बताना चाहता हूँ। हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं खेले टेस्ट। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था। ये आप ये चैंपियनशिप में देखिए, पाकिस्तान में खेलते ना तो मजा आ जाता। और कि जो पाकिस्तान को भी हरा के हम लोग फाइनल में आए, तो वहां पे जो बोलती बंद होती है ना हमेशा, वो भी बंद हो जाती है। ये पाकिस्तान के साथ जो नोक-झोंक है, वहां से आपका जौक नाम भी पड़ा है किरण, ये इसको तो आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन वो जो नोक-झोंक है वो तब तक नहीं होगी जब तक वो यहाँ पर बॉर्डर पर नोक-झोंक बंद नहीं करते। अब ये एक और अलग विषय है। लेकिन अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पर फोकस करते हैं, न्यूजीलैंड बनाम भारत पर फोकस करते हैं। आरपी सिंह, बताइए, बॉल का खेल बहुत लोग कहते हैं कुछ होगा, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बतौर बॉलर ये वो कंडीशंस हैं जहां आप अपना जादू दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, बतौर गेंदबाज मुझे लगता है सबको इंग्लैंड में खेलना पसंद है। ड्यूक बॉल है, आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, साथ ही साथ कंडीशंस ऐसी हैं जो आपको फेवर करती हैं स्विंग कराने में। कि जब भी मैं भी खेला हूँ इंग्लैंड में, हमेशा गेंदबाजी में गेंदबाजों को ज़्यादा मजा आया। आप थोड़ा थकते भी कम है क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर भी ऐसा होता है, और साथ में अच्छी चीज़ है ड्यूक की गेंद। वो गेंद मुझे लगता है काफ़ी पसंदीदा गेंद है। किसी भी गेंदबाज की स्विंग मिलता रहेगा दोनों साइड, अगर हिट करेंगे तो कट भी मिलेगा। मैं तो बहुत पसंद करता हूँ इंग्लैंड में खेलना। पर आरपी, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, कई बार ऐसा कहते हैं कि बॉलर जो है ना, जब उसको वो लार टपकती है क्योंकि कंडीशंस ऐसे होते हैं, तो जोश में होश खोने का भी खतरा होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि विकेट बहुत सीमिंग है या बहुत तेज गेंदबाज को हेल्प मिलने वाली है। उस समय आप अपनी थोड़ा दिशा से भटक जाते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पर संयम रखना चाहिए और हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हमारा एरियाज क्या है, कौन सी लाइन और कौन सी लेंथ पे गेंदबाजी करनी है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मेरे साथ भी कैरियर में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने देखा थोड़ा सीमिंग ट्रैक है, ऐसा लगा कि नहीं 6-7 ओवर में पूरी टीम खोल देंगे, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप एक्साइटमेंट में अपना जो प्रोसेस है, बेसिक्स, वो थोड़ा भूल जाते हैं। हाँ, उस रिस्ट को थोड़ा सा ज़्यादा झटका देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश करते हैं, और वो क्या होता है कि जब आप ट्राई टू हार्ड कुछ ज़्यादा ही कोशिश करते हैं, तो फिर वो मैकेनिज्म, आपका जो रिदम है, उससे आप थोड़ा भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है थोड़ा ऑफ होने लगती हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो जाने कि अगले 5 दिन मौसम ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा। संजय सूरी, कंडीशंस कैसे होंगी? बात यह है कि मौसम ऑन ऑफ रहेगा क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ बरसात का संकेत है। आपने कहा कि कुर्सी की पेटी बांध ले और साथ में जो दर्शक हैं, साथ में एक हाथ में छाता भी रख ले, क्योंकि रोज़ कुछ बारिश का संकेत है। और इतनी बारिश नहीं कि मैच ही ना हो पाए, गेम ही ना हो पाए, लेकिन रोज़ एक भय है कि थोड़ी डिसरप्शन हो सकती है। इससे मैच के रिदम पर असर पड़ेगा और कौन सी टीम इसको किस प्रकार झेल पाती है, कौन उस वक्त बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, ये बहुत कुछ उस पर निर्भर होगा। लेकिन प्रबंध किए गए हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रोज़ रखा जाएगा और एक छठे दिन का भी प्रबंध किया गया है। अगर इन 5 दिन के एक्स्ट्रा टाइम से हिसाब किताब पूरा ना हो तो एक दिन एक्स्ट्रा भी दिया गया है, उसका भी अभी अब की बार उसको अभी प्रोविज़न किया गया है। लेकिन किरण, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये टाइम थोड़े अलग हैं। ये पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, लेकिन ये हम कोरोना काल में खेला जा रहा है।
बायो बबल की बात है, क्वारंटीन की बात है, हर जगह डर है, इससे हाथ मिला लिया तो कहीं मुझे रोग नहीं हो गया, कहीं किसी में संक्रमण हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास वार्म अप खेलने का टाइम, वार्म अप मैच नहीं, खुल के अपने आप को रिलैक्स कर कर एक मैच मोड में लाने का आपके पास अवसर नहीं है। सचिन भी इसके बारे में कह रहे थे कि देखिए, कान के बीच में जो जगह है, इस मेंटल स्पेस को एकदम पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, अपने मेंटल मेकअप पर फोकस करना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किल सेट्स तो सबके पास हैं। नहीं, बिल्कुल आनंद ने आप सही किया, क्योंकि सचिन ने जो बात की, एक तो मेंटल टफनेस, और बायो बबल के बाद मैं भी बायो बबल में था, उसमें कमेंट्री करने जाता था, वो इतना आसान नहीं। और खेलना और क्रिकेट में एक रिदम की बात होती है। आप प्रैक्टिस कितनी भी कर लो, जितनी मैच प्रैक्टिस मिलती है ना आपको, वो आपको बहुत आसान हो जाता है खेलने के लिए। आपका खराब फॉर्म भी चलता है ना, पर मैच प्रैक्टिस में हो ना, आप मैच खेलते हो तो कुछ रिदम अच्छी मिलती है। वैसे ही आप न्यूजीलैंड में देखिए, उनके वहां थोड़े से प्रॉब्लम कम थे, तो मुझे लगता है उनका प्रिपरेशन अच्छा रहा है, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में क्रिकेट चल रहा था और पेंडेमिक भी था, पर ज्यादा भी नहीं था। हमारे इंडिया में काफी कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो हमारे प्लेयर्स काफी बायो बबल में रहे और इंग्लैंड गए, उनको विदाउट मैच अब ये खेलेंगे, तो अभी आखिर में क्या होगा, मेंटली कितने स्ट्रांग हो। और ये फाइनल्स है, जो फाइनल्स में जो मेंटली जितनी टीम स्ट्रांग हो। और एक बात अच्छी है हमारे, आप टीम देखिए हमारी, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। एक दो जो प्लेयर्स हो गए वो कम टेस्ट मैच खेले हैं। आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा है, जितने भी प्लेयर, अजिंक्य रहाणे है, पुजारा है, ये काफी कुछ टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। अश्विन है, उन्होंने 250 विकेट लिया, 400 विकेट लिए। जडेजा ने 250 विकेट लिए। ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो यहाँ पे मेंटल टफनेस का जो है वो बहुत जरूरी है, और रिदम, और जो आपने जो वेदर कंडीशन की बात की, ओवरऑल इतना आसान नहीं रहेगा दोनों टीम के लिए, पर न्यूजीलैंड को यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। 2 टेस्ट मैच खेल के आए हैं, और इंग्लैंड में जब आप ऑन एंड ऑफ जाते हो ना, बहुत डिफिकल्ट है। मैं क्रिकेट 2 टेस्ट सीरीज खिला हूं मैं इंग्लैंड में, इतना आसान नहीं होता है। आप अच्छा फॉर्म में होते हो और बारिश गिरी, आप बाहर जाते हो, वापस आपको रिफोकस करना बहुत डिफिकल्ट बात है जी। और कैसा है अभी वहाँ पर माहौल संजय? क्या लोग आएंगे? क्या दर्शकों को अलाउ किया जाएगा स्टेडियम के अंदर? बायो बबल पर सख्ती कितनी है और वहाँ पर संक्रमण का डर कितना है? बायो बबल में है, क्योंकि स्टेडियम ये बहुत बड़ा नहीं है। अब 25,000 तक आमतौर पर कैपेसिटी हो जाती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सीटें कम बेची गई हैं, कुछ सीमाएं रखी गई हैं, किस हद तक लोग आ पाएँ और कितनी दूरी से आपस में एक दूसरे के बैठे, तो इस कारण कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं। साथ में ये भी देखें कि 21 जून को यहाँ लॉकडाउन हटाया जाना था, तो लोग ये मान के चल रहे थे कि कम से कम आखिरी 2 दिन मैच में तो आराम से आके बैठ लेंगे। अब वो लॉकडाउन की जो डेट है वो अब एक्सटेंड हो चुकी है, तो लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा 21 को, तो जो आखिरी 2 दिनों का लोगों ने हिसाब किताब लगाया था वो भी उस तरह से पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सब कोविड की वजह से, आप कोविड की बात कर रहे थे, तो कोविड की वजह से बहुत भारी असर पड़ा है। लेकिन पिछले साल तो बगैर दर्शकों के मैच खेले गए, इस दफ़ा कम से कम कुछ दर्शक तो होंगे। बिल्कुल। अब आरपी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हर खिलाड़ी का जो है एक मेकअप का जो तैयारी का तरीका जो होता है मैच के एक दिन पहले और ऐसे इतने ऐतिहासिक अवसर से पहले, अलग अलग तरीके होते हैं। जब आपको ये छूट नहीं होती तो फिर कैसे मैनेज करते हैं खिलाड़ी? कैसे आपकी किसी से बात हुई है अभी जो बायो बबल में रहने के बाद, कैसे अपने आप को कोप कर पाते हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा प्ले करता है दिमाग पर? आनंद, बहुत ही ज़्यादा प्ले करता है। मेरा ये मानना है कि साइड गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टूरिंग टीम के लिए। जो भारत की टीम है यहाँ पे साइड गेम नहीं खेले, और दूसरी साइड जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 2 टेस्ट मैच खेल ली, वहाँ पर 1 टेस्ट मैच जीता भी उन्होंने। पर किसी भी खिलाड़ी के लिए कितना भी आप नेट, जो हमारे सर ने बताया, कितना भी आप नेट कर लें, कितनी भी आप ट्रेनिंग कर लें, पर जो मैच प्रैक्टिस है अगर वो नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है। आपको वो मैच चाहिए। वैसे भारत में क्योंकि बहुत सारी समस्या थी, इसलिए बहुत सारा क्रिकेट हुआ भी नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी नहीं हुई, तो सबके लिए अलग तरीके रहेंगे तैयार करने के लिए। नेट्स जरूर है वहाँ पर भारतीय प्लेयर्स के लिए, आप नेट्स करके अपने आपको थोड़ा सा पॉलिश कर ले, पर मैं फिर भी ये मानता हूँ कि बहुत ही मुश्किल रहता है कि आप नेट्स में अपने आप को तैयार कर पाएँ। उसके लिए मैच सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने देखा कि वहाँ पे आपस की टीम बना के साइड गेम खेलने का प्रयास किया, जिसको हम लोग ओपन नेट बोलते हैं या मैच सिमुलेशन प्रैक्टिस बोलते हैं। वो थोड़ा हेल्प जरूर करती है, पर कॉम्पिटिटिव मैच से बेटर तो कोई प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, आप ये बात तो सही है, लेकिन अब क्या कहते हैं कि ये टाइम्स ऐसे हैं कि जब आपको जो करना ही पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, किरण और आरपी, आपसे भी जानते हैं
कि ऐसे माहौल में विराट की जो टीम होगी, कॉन्स्ट्रक्ट क्या होगा आपके हिसाब से, प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए? सचिन ने कहा देखिए वो तो कंडीशंस देखने के बाद और कंडीशंस ही डिसाइड करेंगे कि कौन किसको चुनता है और कैसे किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक आर्ग्यूमेंट है, एक थियोरी है कि आप 2 स्पिनर और 3 पेसर लेके खेलें, क्योंकि आपके दोनों स्पिनर्स जो हैं, एक तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन मिलता है उनके साथ, और दूसरा आपको एडवांटेज मिलता है कि ये दोनों अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो थोड़ी बैटिंग में डेप्थ भी आती है। किरण, आप क्या कहेंगे? देखो बिल्कुल, मैंने तो अमृत को काफी दिन से मेरी टीम दी थी, और सचिन ने जो टीम बताई वही टीम बोला सचिन ने भी लगाई, क्योंकि मैं क्यों मानता हूँ, अश्विन और जडेजा, अश्विन ने 400 विकेट लिया है और जडेजा ने 250 विकेट लिया है, और दोनों ऑलराउंडर है, तो बैटिंग को आपको बैलेंस मिलता है। और आपके पास जब 3 गेंदबाज है, फास्ट गेंदबाज, वो भी वर्ल्ड क्लास है। ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ जो हल्लू डालते थे, हमारे वक्त में थोड़े छोटे जो कदम से डाल देते थे फास्ट बॉलिंग, वैसे नहीं है। ये तीखे 150-140 डालने वाले फास्ट बॉलर्स है, जो आप 3 फास्ट बॉलर नहीं विकेट ले सकते हैं आपके, तो चौथे की जरूरत नहीं है आपको 2 स्पिनर की जरूरत है, और टॉप क्लास स्पिनर है, और प्लस आपको बैटिंग 8 नंबर तक बैटिंग अच्छी देती है आपको। और दोनों ने, अश्विन ने 4 शतक बनाए टेस्ट क्रिकेट में, तो जडेजा एक तो जबरदस्त फॉर्म में है, वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर है, तो आई थिंक ये आपका बैलेंस जाता है। आपके जो ओपनर हो गए, शुभमन गिल हो गए आपके ओपनर, तो आई थिंक ये बैलेंस बहुत बढ़िया है आपके लिए। तो आपके हिसाब से आपका 11 जरा बताइए, मैं जरा उनको यहाँ लाइन अप करता हूँ और फिर मैं आरपी से भी पूछूंगा। तो शुभमन गिल आपकी टीम में होंगे? बिल्कुल, शुभमन गिल मेरे टीम में रहेंगे। और उनके साथ ओपन कौन करेगा? उनके साथ अपने ओपनर है, जो रेगुलर ओपनर है, जो अजिंक्य रहाणे 3 नंबर आएंगे। तो रोहित शर्मा या केएल राहुल ओपन करेंगे? नहीं, रोहित शर्मा डेफिनेटली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, अश्विन, जडेजा, मोहम्मद शामी, आपका ईशांत शर्मा, और आपके बुमराह। तो ईशांत शर्मा को आप खिलाएंगे? बिल्कुल। उमेश यादव को नहीं? नहीं, क्योंकि ईशांत शर्मा देखो एक बेहतरीन गेंदबाज है, आप उनके लास्ट 4 सीरीज निकालिए, आई थिंक ही हैज बोल्ड द बेस्ट, और ये एक एक्सपीरियंस, और ये फाइनल है, मैं हमेशा फाइनल में हमेशा एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा स्पेशली, तो ये एक्सपीरियंस फास्ट बॉल है, काउंटी क्रिकेट काफी खेले, इंग्लैंड भी टूर जा चुके हैं, और अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेफ्ट हैंडर्स को, और उनके पास भी काफी लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाज है, तो आई थिंक मुझे लगता है बुमराह और ईशांत शर्मा बहुत काम में आएंगे आपको। तो बुमराह और ईशांत शर्मा काम में आएंगे क्या? बहुत लोगों का कहना है कि शायद ये ईशांत का आखिरी टेस्ट मैच हो, क्योंकि और फिर वो शॉर्टर वर्जन पर फोकस करें। कई लोगों का मानना है कि वृद्धिमान साहा, उमेश यादव, ईशांत शर्मा, शायद रविचंद्रन अश्विन, इन सब के लिए ये उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है। लेकिन सचिन का कहना है कि ये सबके लिए आखिरी टेस्ट मैच है, क्योंकि अगर आपको चैंपियन बनना है, विश्व चैंपियन, तो ये टेस्ट मैच तो जीतना ही पड़ेगा। आरपी, आपकी टीम क्या मेल खाती है या इसमें कुछ फर्क होगा आपकी चॉइस में? तो बहुत सारा डिबेट चल रहा है कि किस कॉम्बिनेशन से हमें उतरना चाहिए भारतीय टीम को, जिसमें से 5 गेंदबाज की कई सारी चर्चा हुई। 5 गेंदबाज को इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि रविंद्र जडेजा जो एक बढ़िया बल्लेबाज भी हैं, अश्विन भी काफी बल्लेबाजी करते हैं, पर मेरा फिर भी ये मानना है आनंद की इंग्लैंड में बैटिंग करना इतना आसान होता नहीं है। अगर आप अपनी टीम पर नजर डालेंगे, हमने रोहित और शुभमन गिल को वो एज ए ओपनर तैयार सोचा है टीम में लेने के लिए। रोहित का फॉर्म इंडिया के बाहर इतना लाजवाब नहीं है, और शुभमन गिल का भी यही हाल है। जिस प्लेयर ने इंग्लैंड में 100 बनाया है, जरूर वो नीचे बल्लेबाजी करके, वो केएल राहुल है। पर आप 5 गेंदबाज के उतरेंगे तो आपको केएल राहुल की जगह नहीं बनेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि आप 4 गेंदबाज के साथ भी जा सकते हैं, 3 प्रमुख तेज गेंदबाज रहेंगे, ईशांत शर्मा, बुमराह या शामी, या फिर आप शामी, बुमराह, ईशांत की जगह आप सिराज को भी मौका दे सकते हैं। सिराज का भी हाल में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और जब ये प्रमुख गेंदबाज नहीं थे उसमें तब भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अश्विन आपके गेंदबाज ऑपरेट रहेंगे। जडेजा को जगह पर एक बैट्समैन बढ़ा सकते हैं कि बैटिंग वहां आसान नहीं होने वाली है, पर आप रन नहीं बनाएंगे तो आपके पास भले क्यों ना 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज हो, वो टेस्ट मैच आपके जीतने के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ सा अलग सोचता हूँ यहाँ पे कि 5 गेंदबाज के बजाय आप 4 गेंदबाज से जाएं और अपने बल्लेबाजी में थोड़ा गहराई रखें। तो आप रोहित को भी खिलाएंगे, शुभमन को भी खिलाएंगे और राहुल को भी खिलाएंगे? राहुल को नीचे खिलाएंगे, शुभमन और रोहित शर्मा हमारे ओपनर रहेंगे, कि रोहित का एज ओपनर ही सेट होते हैं और बढ़िया बल्लेबाज भी हैं। केएल राहुल जो पिछली बार भारतीय टीम गई थी इंग्लैंड में, 100 बनाया था उन्होंने नीचे बल्लेबाजी करके, क्योंकि बल्लेबाजी में थोड़ा गहराई चाहिए हमें। हम अश्विन जडेजा पर जरूर रिलाई कर सकते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं,
पर आप स्पेशलिस्ट बल्लेबाज शायद जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो राहुल को आप विराट के बाद खिलाएंगे, पंत से पहले? पंत से पहले खिलाएंगे, बिल्कुल पंत से पहले। तो आप ये कह रहे हैं 2, 4, 6, 7 बल्लेबाज हो, अश्विन हो, लेकिन रविंद्र जडेजा टीम में नहीं, और ईशांत की जगह, या फिर ईशांत की जगह आप कह रहे हैं सिराज को होना चाहिए? सिराज को भी, बिल्कुल मेरे हिसाब से सिराज को होना चाहिए। आपके हिसाब से सिराज को होना चाहिए, लेकिन जहां पर ये 15 का स्क्वाड है, इस 15 के स्क्वाड में तो अभी मोहम्मद सिराज नहीं है, शार्दुल ठाकुर भी नहीं है, हनुमा विहारी को दी गई है जगह, पर हनुमा विहारी पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि मिडिल ऑर्डर में शायद उनकी जगह हो सकती है? रहाणे और पुजारा दोनों को खिलाना ज़रूरी है, किरण? बिल्कुल, रहाणे और पुजारा तो खेलेंगे ही टेस्ट मैच, दोनों। और आप देखिए, ओवरऑल इंडिया का बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं रही है। आप ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में हम लोग खेल के आए, तभी हम लोग सारे बल्लेबाज, एक बल्लेबाज ने परफॉर्मेंस किया, और उसके बाद नीचे जो टैलेंटर्स है उन्होंने आके परफॉर्मेंस किया, और उसके पैगाम पे हम लोग टेस्ट मैच जीते। आप देखो, ऋषभ पंत ने रन बनाए, सुंदर वाशिंगटन ने रन बनाए, अश्विन ने रन बनाए, तो नीचे जाके जो बल्लेबाज है, जडेजा ने जाके नीचे रन बनाए। टॉप ऑर्डर हमारे पिछले 1-1.5 साल से क्लिक नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है, तो ओवरऑल आप देखिए, तो मैं मानता हूं कि ये टीम 11 लोगों ने कंट्रीब्यूट करके टेस्ट मैच जीत रही है। तो मुझे लगता है, मैं दावा करूंगा 5 गेंदबाज टेस्ट मैच में चाहिए आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए, क्योंकि आप 3 गेंदबाज से जाते हो, एक गेंदबाज को कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको मैच प्रैक्टिस मिली नहीं है आपको। तो एक बॉलर को दिक्कत आएगी, तो आपको 3 बॉलर से आप रह जाओगे टीम में। तो देखो, कंडीशन है, आपको वहाँ पे ठंड होती है, थोड़ा पैर बड़े हैवी हो जाते हैं, तो मैं आपके पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर रहेगा, तो मुझे लगता है एक बॉलर भी अच्छा रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा, तो मुझे लगता है टेस्ट मैच में हमेशा सेफ जाता हूं मैं, हमेशा। क्योंकि आप 4 से जाते हो, कोई बॉल लग गई, कुछ हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, तो आप 3 ही बॉलर से खेलते हो, और आपके पास दूसरे जो बॉलर्स है ना, कोई ऑलराउंडर बॉलर भी नहीं है कि आके थोड़ी गेंदबाजी कर सके। तो आप ये कह रहे हैं कि हेज और बैट्स, इसीलिए ऑलराउंडर्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो बैटिंग ऑलराउंडर हो या बॉलिंग ऑलराउंडर हो। यहाँ हमारे दोनों स्पिनर जो हैं, सचिन का भी यही कहना था कि दोनों ऑलराउंडर्स है, बैटिंग कैपेबिलिटी भी है। अमृत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं आनंद ये ऐड करना यहाँ जरूर चाहूंगा कि जो 15 का स्क्वाड है टीम इंडिया का, उसमें लोकेश राहुल नहीं है, सिराज को मौका मिला हुआ है उसमें खेलने के लिए। तो एक सवाल मैं यहाँ से थोड़ा सा किरण सर से लेना चाहूंगा। किरण सर, सब बात हम कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं ऋषभ पंत की बात मैं करना चाहूंगा आपसे, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस हमने देखा आनंद, उनका कितना शानदार रहा था। ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की अगर हम बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, तो रीढ़ की हड्डी माने जा रहे हैं। ऋषभ पंत पर कितना दबाव होगा, और ये सीरीज उनके लिए, यानी ये मैच इंडिविजुअली उनके लिए कितना कैपेबल होगा? देखो, ऋषभ पंत को आपको पहचानना है तो जो ऑस्ट्रेलिया की श्रृंखला हम लोग खेले, उसमें उनको पहले टेस्ट मैच में खिलाया नहीं, और दूसरे टेस्ट मैच में आके उन्होंने जो प्रदर्शन किया और उनका क्लास दिखा दिया, तो उसको कहते हैं मेंटल टफनेस, कि आपकी वापसी कैसी होती है। और जो प्लेयर वापसी करता है ना, वो बड़ा दादा प्लेयर होता है और जिगर वाला प्लेयर होता है। तो मैं हमेशा ऋषभ पंत पे हमेशा मैं उसको बैक किया है मैंने, और मैं बहुत सरप्राइज था कि ऋषभ पंत को T20 में से निकाल दिया था, वनडे में से निकाल दिया था, टेस्ट मैच में से निकाल दिया था, और इंडिया में उनको टेस्ट मैच नहीं खिलाते थे। मैंने बोला, ऐसा प्लेयर जैसे जो एडम गिलक्रिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, नंबर 7 पे आता है, RP सिंह बॉलर है, जो ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज आता है 7 नंबर पे, और जब आप 250 के 300 पे आपकी 4 विकेट गई है और ऋषभ पंत बल्लेबाजी आता है, तो सामने वाला बॉलर भी डर जाता है, 100 ओवर्स डालने के बाद मुझे और 50 ओवर डालने पड़ेगी इसको जी। तो ऐसे बल्लेबाज को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं खिलाऊंगा हमेशा। और ये प्लेयर बहुत मौके वाला प्लेयर है, नंबर 7, वो आके कभी भी मैच पलटाने वाला और मैच विनर है, और उन्होंने करके दिखाया, हर टेस्ट मैच में करके दिखाया, इंग्लैंड सीरीज, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, और इंग्लैंड में भी उन्होंने शतक बनाया, ऑस्ट्रेलिया में भी शतक बनाया उन्होंने जी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने एक एटीट्यूड चेंज दिखाया है, कि एक स्विच फ्लिप हो गया है। आरपी, आपने भी नोट किया होगा कि कई बार जब युवा खिलाड़ी होते हैं, इन्होंने अपना वेट कम किया है, अपनी फिटनेस को इंप्रूव किया है, अपने मूवमेंट को भी और ज्यादा इंप्रूव किया है। मेरे पास समय कम है आरपी, मैं एक और कमेंट के लिए आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा मौसम का हाल जान लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अमृत आनंद अलग अलग अवतार में इस शो में आपके साथ आने वाले, अब देखिए हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं। जी हाँ, बल्ले और गेंद के बीच तो रोमांचक मुकाबला होगा ही, लेकिन क्या मौसम इस खेल में खलल डालेगा, यह जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए चलते हैं सीधा इंग्लैंड।
ये लीजिए भैया, पलक झपकते ही नोएडा से इंग्लैंड का सफर मैंने तय कर लिया है। और अब मौसम का क्या होगा हाल चाल, क्या रिजर्व डे जो रखा गया है वहां मुकाबला जाएगा या नहीं जाएगा। तो फिलहाल मौसम की बात करें तो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, प्लस माइनस हम मान के चल रहे हैं। मौसम की बात करें तो बादल छाए रहेंगे। जी हाँ, जिस बात का डर है खेल प्रेमियों को कि क्या बारिश मैच में खलल डालेगा, तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल बादल छाए रहेंगे, हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर के आसपास की रहेगी, ऊपर प्लस माइनस मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर हवा की रफ्तार रहती है तो तेज गेंदबाजों की थोड़ी बहुत बल्ले बल्ले हो सकती है। तो चलिए, बात तो हो गई है तेज गेंदबाजों की बल्ले बल्ले होगी, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दो कप्तान केन विलियमसन, विराट कोहली आमने सामने हैं। तो विराट कोहली की बात करें, 60 मुकाबले बतौर कप्तान उनका रहा है, 36 मुकाबले रहे हैं केन विलियमसन के, मतलब आधा मान सकता हूं मैं। 36 में जीत दर्ज की है विराट कोहली ने, बतौर कप्तान जीत हासिल की है। वहीं 21 मुकाबलों में केन विलियमसन को जीत नसीब हुई है। जीत की बात हो गई तो हार की बात होनी बनती है। 14 मुकाबलों में टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली को बतौर कप्तान हार मिला है, तो 8 मुकाबलों में केन विलियमसन भी हारे हैं। 10 मुकाबले टीम इंडिया ने ड्रॉ खेले हैं, जबकि केन विलियमसन यानी न्यूजीलैंड की टीम ने 7 मुकाबले ड्रॉ खेले हैं। तो ये कप्तानी का आंकड़ा हम दोनों का बता रहे हैं। बतौर अब बल्लेबाजी के आंकड़े की बात कर ले, 84 मुकाबले खेले हैं केन विलियमसन ने, 91 मुकाबले खेले हैं विराट कोहली ने। ये बात हम कर रहे हैं टेस्ट मैच की, और आंकड़े एक एक बढ़ जाएंगे इस मुकाबले के बाद से। 7000 के आसपास दोनों ने रन बनाए हैं। 7129 रन केन विलियमसन के हैं, 7490 रन विराट कोहली के हैं। हालांकि दोनों के बीच कंपटीशन काफी दमदार है, और कई बार ये भी बात होती रहती है कि आखिर दोनों में टेस्ट में बेस्ट बैट्समैन कौन है। औसत की बात करें तो यहां थोड़ा सा आगे हैं केन विलियमसन, 53.60, 52.37 का औसत विराट कोहली का है। लेकिन आपको एक बात बता दें, शतकों के मामले में कोहली हमारे विराट है। 27 शतक उनके हैं टेस्ट क्रिकेट में, और 24 शतक हैं केन विलियमसन के। लेकिन पिछले 3 साल से केन विलियमसन का बल्ला विदेशी सरजमी पर नहीं चला है, तो उसका फायदा भारतीय गेंदबाज कितना उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा। अंत में उस दिन आप क्या करते हैं वो मैटर करता है, आंकड़े चाहे कुछ भी कहें। अगर ये जज्बा लेकर चलेगी भारतीय टीम तो जीत पक्की है। आरपी सिंह, किरण मोरे, संजय सूरी और अमृत आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय आज कम हो गया है, लेकिन इस वादे के साथ कि कल 2:30 बजे मैच से पहले आपसे फिर मुलाकात करेंगे और फिर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगले 24 घंटों में बहुत कुछ बदल सकता है। तो इस वादे के साथ, इस इरादे के साथ कि क्रिकेट की बात होगी, आपके साथ होगी, यहां पर न्यूज़ 18 इंडिया पर विराट विश्व विजेता 2:30 बजे कल दोपहर मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले से आप हमारे साथ जुड़िएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, नमस्ते।